हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है यूनानी आक्रमण और मौर्य साम्राज्य। तो इन दोनों टॉपिकों को इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे जुड़े प्रत्येक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनानी आक्रमण के तहत जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो वो था नंद वंश का। ए ऑप्शन सही है। महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराण और बौद्ध ग्रंथों में 8 बताई जाती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताते हैं और भद्रशाल जो है उसका सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा जो है सिकंदर महान के समकालीन था? वो थे घनानंद। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है। कथन ए कह रहा है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया था। कारण आर कह रहा है वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो देखिए ए तो सही है पर आर गलत है, यानी सी ऑप्शन सही है। देखिए हकमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 327 ईस्वी पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईस्वी पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से कभी पराजित नहीं हुआ। तो ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने या आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण या राज की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो मशक राज के स्त्रियों ने। देखिए सिकंदर के आक्रमण के समय जो अशक है एक सीमांत गणराज था, इसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक मारे जाने के पश्चात यहां की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को जो है मौत के घाट उतार दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। कौन कौन इसके सफलता के कारण थे? तो पहला स्टेटमेंट है उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उसकी फौज बेहतर थी। तीसरा, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। और चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा सही है पर चौथा सही नहीं है, यानी कि आपका इसमें बी ऑप्शन सही है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य हैं। डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी ने उस समय यहां जो है 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सेना निसंदेह उसकी श्रेष्ठ थी। आम भी जैसे तमाम देशद्रोही जो थे भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया था। भारत के विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है। उस वीर भारतीय राजा का आपको नाम बताना है जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। वह है पोरस के राजा। पुरु जो है यानी पोरस, इनका राज जो है झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उन्हें जो है अपना मित्र बना लिया और उसे अपना राज और कुछ नए इलाके उसे प्रदान कर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में कौन जो है सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो देखिए निरियाकस, आनेसिक्रेटस और आरेस्टिबोलस, ये तीनों मतलब सिकंदर के समय भारत में आए थे, बट डाइमेकस जो है सिकंदर के समय नहीं आता। ये बिंदुसार के राजसभा में जो है पेश हुआ था। ट्रेबो के अनुसार अगर बात करें तो सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना राजदूत जो है बिंदुसार के राजसभा में भेजा था। इसका क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। तो चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 1-2 बार जो है रिवीजन जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है मौर्य साम्राज्य के तहत कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किनके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में की जाती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर जो है अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही जो है भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से जो है एकबद्ध किया था। उसने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
टू में है निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे पुराना राजवंश है, तो सेम क्वेश्चन है, ऊपर में डिस्कस किए थे हम लोग, मौर्य वंश है, बी ऑप्शन सही है। देखिए मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है, इसका समय जो है 323 से 184 ईस्वी पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और इसके बाद कुषाण वंश के बाद गुप्त राजवंश, और इसके बाद जो है आपका वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया था, तो बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा मतलब कि ग्रंथ है, तो देखिए यह विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस, यानी आपका सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए विशाखादत्त कृत जो मुद्रा राक्षस है, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को जो है नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल कुलहीन भी कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका भी लिखा था, ठीक है। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से जो है 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। पहला है देवी चंद्रगुप्तम, दूसरा अभिसारिका वंचितक, और या उससे कहते हैं अभिसारिका बंदितक। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा इन दोनों का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की जो है पहचान किसने की थी, तो देखिए सैंड्रोकोटस से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो किया था वो थे विलियम्स जोन्स, ए ऑप्शन सही है। देखिए विलियम जोन्स जो है पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान जो है मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, तो विलियम जोन्स, सैंड्रोकोटस, एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, वह है जस्टिन। जस्टिन ने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का जो है उल्लेख किया है, ठीक है। सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किनके थे, तो कौटिल्य जो प्रधानमंत्री थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में कौटिल्य का महत्वपूर्ण योगदान था। वह इतिहास में विष्णुगुप्त और चाणक्य इन 2 नामों से विख्यात है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य उसका प्रधानमंत्री, महामंत्री अथवा मतलब कि प्रधान पुरोहित के पद पर जो है आसीन हुआ। वे राजनीतिक शास्त्र के प्रकांड पंडित था, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में कौन सा विषय है, किससे संबंधित है, तो राजनीतिक शास्त्र से, ठीक है। भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है, इसका मतलब कि प्रसिद्ध रचना है किसका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम जो है साक्ष्य है, ये कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जो है जाने जाते थे, तो चाणक्य अपने बचपन में जो है देखिए विष्णुगुप्त के रूप में जाने जाते थे, और इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम जो है चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में जो है उल्लेखित कौटिल्य और एक पदखंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की जो है साम्यता चाणक्य से की जाती है। चाणक्य के अनेक नाम जो है प्रचलित हैं, कौन कौन से हैं, तो एक है अंशु, अंगुल, वात्स्यायन और कात्यायन आदि, इन्हीं नामों से जो है इन्हें सूचित किया गया। मतलब और भी नाम जो है ये नाम याद रखिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है विष्णुगुप्त। पुराणों में उसे जो है दृजरसभ, ठीक है, और यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। नाम थोड़ा एक बार देख लीजिएगा खुद से। प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई है, ठीक है। तो चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले जो विद्वान है ट्राटमैन के अनुसार अगर बात करें तो चाणक्य तथा कौटिल्य नाम जो है चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार अन्य विद्वानों ने निष्कर्ष जो है निकाला कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है जो पूछा गया था तो उस उत्तर को जो है विष्णुगुप्त माना, यानी सी ऑप्शन जो है अपने वेबसाइट पे इसे प्रदर्शित किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चाणक्य का अन्य नाम था, सेम क्वेश्चन है, तो चाणक्य का अन्य नाम आपको पता है विष्णुगुप्त है। और भी नाम है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है क्या है, तो ये शासन के सिद्धांत की पुस्तिका है, यानी डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। ये अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का, कौटिल्य चाणक्य द्वारा जो चाणक्य
या कौटिल्य दोनों सेम नाम है। मौर्य काल में रचित जो है शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। इसमें राज के सप्तांग सिद्धांत यानी राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र से तत्कालीन प्रशासन और कृषि व्यवस्था की जो है विस्तृत जानकारी भी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग कौन सा है? किसके अनुसार? तो राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार तो 7वां अंग है मित्र। इसके बारे में देखिए, कहा गया है कि जो मित्र हैं यानी सुहद्र हैं, राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग है। ठीक है, जो मित्र है वो राज के कान है। राजा के मित्र शांति और युद्ध काल दोनों में उनकी सहायता करते थे और इस संबंध में कौटिल्य सहज यानी आदर्श और कृत्रिम मित्रों के में जो है भेद करते हैं। यानी सहज यानी आदर्श मित्र और कृत्रिम मित्र में जो है कौटिल्य भेद करते हैं। क्या करते हैं कि सहज मित्र जो होते हैं कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होते हैं। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी, कायर होते हैं उनका विनाश अवश्यंभावी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो देखिए, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है इसमें जो है राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में 2 पॉइंट देख लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की बहुत सी बातों का उसमें जो है ज्ञान प्राप्त होता है। तो अर्थशास्त्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की जो है इसमें चीजें बताई गई है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक ग्रंथ यह नहीं है, याद रखिएगा, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश इसमें जो है डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस के राजा से जो है मतलब की जा सकती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से जो जिसकी तुलना की जाती है उनका नाम है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी इनकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। बी ऑप्शन सही है। देखिए, अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। ठीक है, और इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? इसकी जिक्र ऊपर भी किए थे हम लोगों ने। तो देखिए, ये वैसे मैं बता दूं कि बिंदुसार के शासनकाल में आया था। ये जो था एंटियोकस मतलब सीरिया के राजा एंटियोकस जो थे डिमेकस यानी डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत जो थे बिंदुसार के राजसभा में भेजा था। ये मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना था? तो लकड़ी से बना था। बिहार में पटना यानी जो प्राचीन नाम है, पहले का नाम है पाटलिपुत्र है, इसके समीप जो है बुलंदीबाग और कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवन का जो है अवशेष प्रकाश में आया है। इन्हें जो है प्रकाश में लाने का श्रेय जिनको दिया जाता है वह अस्पुनर महोदय। बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्हरार से जो है राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष जो है कुम्हरार स्थल से प्राप्त होता है? तो आपको पता है पाटलिपुत्र। बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था, बताइए। पाटलिपुत्र का जो है बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, बुलंदीबाग पाटलिपुत्र की प्राचीन स्थान है यानी स्थल है और यहाँ के उत्खनन से जो है लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष जो है प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है, जिनको दिया जाता है, वो है अस्पुनर महोदय। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय जो है प्राप्त की थी? बताइए, दक्कन के विजय जिसने प्राप्त किया था वो थे आपका चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन और तमिल साक्ष्यों से जानकारी मिलता है कि दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में जो है अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने जो है एकमात्र कलिंग विजय ही जो की थी। यानी कि देखिए, जो साक्ष्य मिलता है उसमें अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की साक्ष्य मिलता है, अशोक के अभिलेख में जो साक्ष्य मिलता है। ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय के जो श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय का अत्यंत मतलब कह सकते हैं कि संदिग्ध है। इनके बारे में जो सूचना है वो अत्यंत संदिग्ध है, संदेहपूर्ण है। इसलिए इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जा सकता है। जैन और तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार मतलब जीता था? तो इन तीनों मतलब राज्यों को जिस शासक ने पहली बार जीता था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। डी ऑप्शन सही है। राजनीतिक तौर पे समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों का फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी के प्रदेश तक जो है विस्तृत था। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका जो है अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार अगर बात करें तो सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय यानी चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक था। जब उसकी मृत्यु का काल था उस समय की बात की जा रही है। उसका जो क्षेत्र का विस्तार था उत्तर में हिमालय की श्रृंखला से लेकर दक्षिण में मैसूर तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, उस मतलब कौन सा अभिलेख था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यानी सी ऑप्शन सही है। 150 ईस्वी पूर्व के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अनार्थ और सौराष्ट्र यानी गुजरात जो है प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा जो है सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिसे सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किससे? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो चंद्रगुप्त ने हराया था। डी ऑप्शन सही है। देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी पूर्व में जो है परास्त किया था, उन्हें हराया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष जो है पराजित किया था? तो आपको पता है, सी ऑप्शन सही है। सेम क्वेश्चन है जो ऊपर में हम लोग डिस्कस किए हैं। 23 देखिए, एक फिगर दिया गया, एक चित्र दिया गया, आपको बताना है कि जो छायांकित चित्र है इसमें क्वेश्चन में है कि इसमें जो दिया गया मानचित्र संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है? तो देखिए, ये अशोक से उसके शासन काल के अंतिम समय से जो है ये क्षेत्र जो है संबंधित है। मानचित्र जो है अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों और स्तंभ जो लेख हैं इससे अशोक के साम्राज्य की ठीक जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष जो है वह अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत थे। तो जो छायांकित क्षेत्र थे वो अशोक के साम्राज्य को जो है दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर जो है राजधर्म की स्थापना की थी? वो थे अशोक। अशोक ने जो था सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किए थे। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धर्म जो है यह सदाचार का धर्म था। एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता, करुण उसके त्रिविध आयाम थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ए अफगानिस्तान, बी कह रहा है बिहार, सी आपका है श्रीलंका और डी कलिंग। तो सी ऑप्शन सही है, श्रीलंका। अशोक यानी श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। ठीक है, अशोक के द्वितीय अभिलेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का जो अधिकार था चोल, पांडे, सत्यपुत, केरलपुत और ताम्रपणी यानी श्रीलंका को छोड़कर जो है सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का जो है उल्लेख हुआ है? तो है आपका द्वितीय मुख्य शिलालेख। बी ऑप्शन सही है। अशोक एक महान जो है मौर्य सम्राट है, मौर्य मतलब सम्राट था। अशोक का इतिहास मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही जो है ज्ञात होता है। अभी तक 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप है, इनका नाम याद रखिएगा, अशोक के लेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। डी.आर. भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का प्रयास किया है। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख
और तीसरा है गुहालेख। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में जो है चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि भाग निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। ए ऑप्शन आपका सही है। 269 ईस्वी पूर्व में अशोक ने लगभग मगध के राज सिंहासन में बैठता है। उसके अभिलेख में सर्वत्र उसे देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। तो याद रखिएगा, सम्राट अशोक युद्ध के इतिहास के लिए युद्ध के लिए जो है इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना कि एक धर्म विजेता और लोकोपकारी कार्यों के लिए, यानी जो लोक कल्याणकार था इसके लिए प्रसिद्ध जितना था, वो युद्ध में जितना प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। तो इस तरह से जो है इसमें आपको है। और सॉरी, देखिए कि फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि अशोक का जो नाम है, उन्हें जो है उनके अभिलेख में उसे देवनाम प्रियदर्शी भी कहा गया है। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं है जितना एक धर्म विजेता और लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुए हैं। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखते थे। इसी कारण उसने जो है पशु पक्षियों को वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासन काल में मनुष्य और पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु अस्पताल यानी औषधालय और औषधि बागों का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा 28, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। ये देवनाम प्रिय की उपाधि से इसका प्रमाण मिलता है। अशोक 269 ईस्वी पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठते हैं। उसके अभिलेख में जो है सर्वत्र उसे देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का जो है प्रिय, देखने में सुंदर। इससे उसे जो है उसकी हिंदू धर्म में आस्था न होने का यानी आस्था के संकेत मिलते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वो अन्य धर्म को जो है विशेषता नहीं देता था, तो हिंदू धर्म में जो है उसकी आस्था का इसमें संकेत मिलता है उसके नाम से, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या दिखने में सुंदर। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध समिति का जो है होने का उल्लेख मिलता है? तो देखिए अशोक के किस अभिलेख में मिलता है बताइए? तो दूसरा और तीसरा, दीपवंश और महावंश। इसमें जो है इस स्रोत से जो है अशोक के राजकाल में जो है तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। देखिए सिंहली अनुश्रुतियों यानी दीपवंश और महावंश के अनुसार जो बात करें तो अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बौद्ध सभा जो है अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। आपको देखिए बताना है कि निम्नलिखित जो है मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, कौन कौन थे? तो देखिए अशोक और दशरथ, यानी दूसरा और आपका चौथा सही है। अशोक जो थे ये पौत्र थे किसके? दशरथ, तो दशरथ का थे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए 32 नंबर है, रजुक थे। रजुक क्या थे? रजुक जो थे ये मौर्य शासन में अधिकारी थे। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इनसे बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। अशोक के अभिलेखों में रजुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ में अशोक रजुकों को जो है पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार माता पिता योग धाती के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रजुकों की नियुक्ति की है। रजुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिससे राजस्व और न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, सार्थवाह किसे कहते थे? तो सार्थवाह जो है व्यापारियों के काफिलों को कहते थे। बी ऑप्शन सही है। मौर्य काल में व्यापारी के काफिलों यानी कारवां को जो है सार्थवाह की संज्ञा दी गई है, और इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में भी जो है प्राप्त होता है। इनका जानकारी इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो बताइए मौर्य प्रशासन का जो अधिकारी भाग नहीं था वो थे अग्रहारिका। ए ऑप्शन सही है। अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। तृतीय अभिलेख में जो है 3 पदाधिकारियों के नाम जो है दिए गए हैं। इन तीनों पदाधिकारियों के जो कि उल्लेख किया गया है वो है युक्त, ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। दूसरा राजुक,
ये भूमि का पैमाइश करने वाले अधिकारी थे। ये आजकल के बंदोबस्त अधिकारी के भांति होते थे। तीसरा है प्रादेशिक, यह मंडल का जो है प्रधान अधिकारी होता था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। इसे न्याय का भी कार्य जो है करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था तो अशोक ने किया था। बी ऑप्शन सही है। सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण था अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पे सिंह की आकृति बनी हुई है, जिसकी जो शक्ति का प्रतीक मतलब है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है अपना लिया है। ये स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला के जो है सबसे अच्छे उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुए पत्थर से निर्मित हुए हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है मानते हैं? वो है सांची का स्तूप। स्थापत्य कला के दृष्टि से सांची स्तूप जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। इस तरह से सही उत्तर है। भरहुत का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, जिसकी तिथि जो है 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व के लगभग है। सांची भरहुत के स्तूपों की खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। यानी सांची और भरहुत दोनों स्तूप की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अमरावती का स्तूप जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्ण नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने जो है बनवाया था? तो आपको पता है बी ऑप्शन सही, अशोक ने बनवाया था। 38 भी सेम क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 आपको मिलान करना है। सूची 1 में स्थान और सूची 2 में स्मारक या जो है भग्नावशेष दिए गए हैं, तो उसका मिलान करिए। देखिए जो कौशाम्बी है, इसका संबंध कौशाम्बी का जो स्मारक का संबंध है कौशाम्बी से, वो है घोषिताराम मठ से। कुशीनगर का संबंध राणाभार जो स्तूप है इससे संबंध है। सारनाथ का धमेक स्तूप से और श्रावस्ती का सहेत महत से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का जो है अनुगमन किया? बताइए। तो देखिए इन्होंने जो है जिन स्थानों पर गए, जिन मार्गों का अनुगमन किया, वे है गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ और श्रावस्ती। यानी इसमें जो है आपका बी, अच्छा सॉरी, इसमें क्या पूछा गया था? हाँ, मुझे लगा कि पहले कहां कहां गए थे, ऐसा क्वेश्चन है। तो बी ऑप्शन सही है। 1, 2, 1, 3 इसी तरह है ना, अनुगम किया है। मतलब कि तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। इनका कूट सही उत्तर में चुनना है आपको। ठीक है, नीचे दिए कूट को। तो पहले वो कहां गए, मतलब कि इस तरह से है। पहला है आपका गया, इसके बाद आपका है कुशीनगर, इसके बाद आपका है लुम्बिनी, इसके बाद कपिलवस्तु, इसके बाद आपका सारनाथ और श्रावस्ती। यानी बी ऑप्शन सही है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट और विहार यात्राएं रोक दी थी। उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों पर वे गए, उनकी पूजा की। सर्वप्रथम वो बोध गया की यात्रा किए। उसकी यात्रा का क्रम जो है इस प्रकार है: गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। इस तरह से जहां जहां पहले गए हैं, इस तरह से आपको कालक्रम में जो है मतलब कि सजाना था। तो बी ऑप्शन सही था। 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 ही है ना? हाँ, 41 से अशोक के शिलालेख में जो है प्रयुक्त भाषा है, वो कौन सा भाषा है? तो प्राकृत। बी ऑप्शन सही है। अशोक का जो इतिहास है, हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञान होता है, ज्ञात होता है, प्राप्त होता है। जो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं अशोक के बारे में, उनके शिलालेख से प्राप्त होता है। उसके अभिलेख का विभाजन जो है 3 वर्गों में किया गया है। पहला है शिलालेख, ठीक है, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। पहला है सहबाजगढ़ी, दूसरा है मानसेरा, तीसरा है कालसी, चौथा है गिरनार, पांचवा धौली, जौगढ़, एरागुंडी और सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि दोनों में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख सहबाजगढ़ी और मानसेरा की लिपि जो है ब्राह्मणी नौक और खरोष्टी है।
तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अशोक का जो अभिलेख किन किन भाषाओं में लिखा गया है, तो प्राकृत, ब्राह्मणी और खरोष्टी तीनों में लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा। जो तक्षशिला है, तक्षशिला से अरमाई लिपि में भी जो है लिखा गया एक भग्न अभिलेख जो है सरेकुना नामक स्थान से यूनानी और अरमेइक लिपि से लिखा गया द्विभाषीय यूनानी अभिलेख का जो है मतलब कि और सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंगनाम नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा किन किन भाषाओं में इन्होंने जो है अभिलेख को लिखा था। तो इंपॉर्टेंट है प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि, सबसे ज्यादा इनका अभिलेख इन्हीं भाषाओं में लिखा गया। इसके बाद खरोष्टी भी है, इसके बाद जो है अरमेइक लिपि में भी लिखा गया है। ठीक है, तो ये 2-4 जो है लिपियां याद रखिएगा किन भाषाओं में मतलब इनकी लिपियां लिखी गई है, इनकी जो है शिलालेख लिखा गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखी गई है? वो है सहबाजगढ़ी अभिलेख, यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अशोक के अभिलेख में ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक एवं सीरिया लिपियों का जो है प्रयोग हुआ है। भारत के मुख्य क्षेत्र से प्राप्त अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मणी में ही है, वही उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र और बाहर से प्राप्त अभिलेख अन्य लिपियों में है। अशोक का सहबाजगढ़ी अभिलेख से जो लिपियां मतलब कि जो है वो प्राप्त हुई है, वो खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुई है, जबकि कालसी, गिरनार और मेरठ का अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो पत्थर पे जो प्राचीनतम शिलालेख थे वो थे आपके प्राकृत भाषा में, यानी सी ऑप्शन सही है। भारत में पाए गए प्राचीनतम ऐतिहासिक शिला लेख जो है अशोक के हैं, जो ब्राह्मणी तथा गौणतः खरोष्टी, अरमेइक, यूनानी लिपियों में और प्राकृतिक भाषा में उत्कीर्ण किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 44, ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर जो है उत्तीर्ण अक्षरों से किया गया है? वो है पत्थरों की पट्टियों पे, यानी ए ऑप्शन सही है। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों यानी शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम जो है विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे। इन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का जो है श्रेय हासिल किया था। ये ऑप्शन सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप से सेम क्वेश्चन है जो ऊपर डिस्कस किए थे। और सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जो है जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान है अशोक के अभिलेख यानी ब्राह्मणी लिपि का जो है उद्वाचन किया था, पढ़ा था। उन्होंने लेखों के देवनाम प्रिय की पहचान सिंहल के राजा तीसस से कर डाली थी। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। 1915 ईस्वी पूर्व में जो है मास्की यानी कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सेम क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही है, जेम्स प्रिंसेप। 47 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 48 देखते हैं। 48 भी सेम क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। 49 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के राजदेशों का सबसे पहले विकुटन यानी डिसाइफर जो है किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। 50 नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का जो है पता चलता है, बताइए वो स्थान है आपका अनुराधापुर। प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चलता है। कुछ और स्थानों का अभिलेखों से इस प्रकार का लिपि का जो है साक्ष्य मिलता है, जिनके नाम इस प्रकार हैं, पीपर हवा, सोहरगौरा और जो है आपका महास्थान। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी जो लिपि है दाई से बाई ओर लिखी जाती थी? वो थी आपकी खरोष्ट लिपि, यानी डी ऑप्शन सही है, ये दाई से बाई की तरफ लिखी जाती थी। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाई से बाई लिखी जाती थी और इसे पढ़ने का श्रेय जो है किन किन को दिया जाता है? तो मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लैसेन, कनिंगम आदि विद्वानों को दिया जाता है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से जो है उल्लेख हुआ है? वह है आपका प्रियदर्शी, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख जो है प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय नाम से किया गया है? वो है अशोक, बी ऑप्शन सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के जो है प्रशस्त्र स्तंभों के बारे में गलत है?
पहला है इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये सही है। ये अखंड भी है, ये भी सही है। स्तंभों का शाफ्ट जो है गुंडाकार है, ये सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। अशोक के प्रशस्तर स्तंभ जो है स्थापत्य और संरचना के भाग नहीं है, बल्कि ये पृथक रचनाएं हैं। ये तीनों प्रश्नगत कथन जो है अशोक के स्तंभों को मतलब की पुष्टि करते हैं, संदर्भ में सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का जो है उल्लेख मिलता है? वो है आपका मास्की अभिलेख में। अशोक के इतिहास में हमें जो है मुख्यतः अशोक अभिलेख से ही जो है जानकारी मिलती है। अशोक के इतिहास के बारे में पूरा साख उनके लिखे गए अभिलेख से प्राप्त होता है। अभी तक 40 से ज्यादा अभिलेख की जो है प्राप्ति हो चुकी है, और मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडेगोलम के लेख में जो है अशोक का व्यक्तिगत नाम जो है उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में जो है अशोक का नाम जो है उल्लेखित है? वो है आपका मास्की का लघु शिलालेख, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का जो है नाम उल्लेख हुआ है? वो है आपका गुर्जरा में। 58 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का रुमनीदेई स्तंभ संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म से। रुमनीदेई जो स्तंभ स्तंभ है वो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। लुम्बिनी की यात्रा इन्होंने किया था 20 वर्ष में, मतलब राजाभिषेक के 20वें वर्ष में, और वहां एक शिला स्तंभ जो है स्थापित किए थे। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर जो है माफ कर दिया गया था, और भू राजस्व जो है 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 है, गुर्जरा लघु शिलालेख जो है जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, कहां पर स्थित है? वो है आपका मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 60 देख लेते हैं, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध साम्राज्य का जो है मगध का सम्राट बताया था, वह है भाब्रू स्तंभ, डी ऑप्शन सही है। भाब्रू वैराट स्तंभ जो है लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पियदसी लज्जा मागधम संगम अभिवादेतुन अहा अपाबा धत्तम च, इस तरह से लिखा गया है। यह अभिलेख अशोक को जो है बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कालसी किससे प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालसी जो है अशोक के शिलालेख के कारण जो है ये प्रसिद्ध है। तो याद रखिए कालसी का प्रसिद्धि किस कारण मिली हुई है? कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है, और यहां से अशोक का जो है शिलालेख मिला है, इसीलिए कालसी का ऐतिहासिक जो है महत्व बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तराखंड, और उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहां पे जो है मिली थी? वो है आपका कालसी, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 63, कलिंग युद्ध की विजय और क्षतियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया है? तो वह आपका शिलालेख पूछा गया है कि कलिंग युद्ध की विजय और क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13वें में, डी ऑप्शन सही है। 13वें में नहीं, 13वें में तो कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। हाँ, क्वेश्चन तो वही है, डी ऑप्शन सही है। अशोक के राज्यकाल की जो है पहली जो घटना है कलिंग युद्ध, और इसमें अशोक की विजय जो है थी, अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध, और इसमें उसकी विजय। अशोक के 13वें जो शिलालेख है इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष और 8वें वर्ष का या 261 ईस्वी पूर्व में जो है ये घटित हुई थी। इस शिलालेख में उसने जो है कलिंग युद्ध का जो है पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया था। जो कलिंग युद्ध में जो नरसंहार हुआ था, जिसके कारण बहुत लोग मारे गए थे, बहुत मतलब कि सैनिक मारे गए थे, उससे जो है बहुत दुखित हुआ था और उसने पश्चाताप व्यक्त किया। इसके बाद में ये युद्ध को जो है करना ही छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 64 है, कलिंग युद्ध का जो विवरण हमें ज्ञात होता है वो किस शिलालेख से प्राप्त होता है? तो सेम क्वेश्चन है 13वें शिलालेख से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 65, अशोक के निम्न शिलालेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा जो है अभिलेख है? वो है आपका शिलालेख 12, ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही है। देखिए शिलालेख के बारे में 13 शिलालेख है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो राजज्ञा जिसे हम कह सकते हैं जारी किया गया था अशोक के द्वारा, तो उन 13 का जो है आप एक बार स्टडी कर लीजिए। वैसे इसमें आपको मिल जाएगा, मतलब पूरी इकट्ठा तो नहीं मिल पाएगा, बट जो भी इंपॉर्टेंट शिलालेख है उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो अशोक के दीर्घ शिलालेख जो 12 है, इसमें सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि मतलब होने की कामना की गई है। धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं।
66 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख जो है संगम राज के विषय में हमें बताते हैं, उसमें सम्मिलित है कौन सा, तो दूसरा और 13वां शिलालेख। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में जो है संगम राज्य जो है चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केलापुत्र सहित ताम्रपणि जो श्रीलंका की सूचना जो है मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 67, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं हुआ है, वह है आपका सातवाहन का। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में जो है प्रारंभिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी जो पशुओं के वध पर थी। तो ये जो साक्ष्य मिलता है वो शिलालेख फर्स्ट के द्वारा मतलब प्राप्त होता है, जिसमें पशु बलि पर निषेध किया गया है। तो अशोक के प्रथम शिलालेख जो है पशु बलि निषेध के संदर्भ में जो है यह लेख है, जो शिलालेख फर्स्ट है, इसका विवरण मिलता है, पशु बलि का निषेध किया गया है। यहाँ कोई जीव मारकर बलि जो है नहीं दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। पहले जो है प्रियदर्शी राजा की जो है पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए पकाए जाते थे, मतलब मारे जाते थे। और इस अभिलेख में जो है लिखे जाने तक सिर्फ जो है 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते थे, 2 मोर और 1 मृग। इसमें भी मृग जो है मतलब विशेष अवसर पे जो है मारा जाता था। और ये तीनों जो है भविष्य में नहीं मारे जाएंगे, इस तरह से ऐसा वर्णन किया गया है। 5वें स्तंभ में जो है अशोक का, याद रखिएगा 5वें जो स्तंभ है, अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद भी जो है विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को जो है वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। परंतु प्रश्नगत भाषा के अनुरूप जो है ये आपका सर्वाधिक उपयुक्त है। उसमें पशु बलि का जो है निषेध किया गया है, किसमें, शिलालेख 1 में। 69 नंबर क्वेश्चन है, टालमी जो फिलाडेल्फस है जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहां का शासक था, ये था मिस्र का। तो बी ऑप्शन सही है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से स्पष्ट होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंतियोक यानी एंटियोकस सेकंड, थियोस सीरिया का शासक, तुर्मय या तुर्माय ये टालेमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था, अंतकिनी या एनिकिनी ये एंटीगोनस गोनातास मेडिसोनिया या मकदूनिया का राजा, मग या मकमास, ठीक है, या मेगारस ये साइरिन का शासक, अलिक सुंदर या एलिरू सेंट्रो जो है ये अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा था। तो इस तरह से 5 मतलब जो है इनका यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, अशोक का समकालीन तुर्मय कहां का राजा था, वो था मिस्र का। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ जो है राजनयिक संबंध थे, तो वो था आपका मौर्य का। सही है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेख में कौन सा एक खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही उपदेश देता है, मतलब आदेश है, वो है आपका सुहगौरा ताम्रपत्र। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, सोहगौरा ताम्रपत्र के बारे में। देखिए गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगरा जिले यानी बांग्लादेश में है प्राप्त, इन जगहों से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोक के कालीन, मतलब अशोक के काल के समय जो है प्राकृतिक भाषा में हुई है। अशोक कालीन ये जो है मतलब कि अभिलेख है, इन्हें ईसा पूर्व 3री शताब्दी की ब्राह्मणी लिपि में जो है लिखी गई है। और ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से भी होती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कथन ए कह रहा है कि अशोक ने कलिंग को जो है मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ठीक है, आर करे, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो बताइए इसमें कौन सा सही है। तो देखिए इसमें पहला दूसरा दोनों सही है और आगे की सही स्पष्टीकरण भी है। क्यों, देखिए अशोक ने अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त कर उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल किया था। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री और स्थल मार्ग पर मौर्य का नियंत्रण आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी। कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। 74 नंबर क्वेश्चन में भी कथन ये दिया है, मौर्यकालीन शासक ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। और आर कह रहा है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो इसमें बताइए कौन सा सही है। तो देखिए इसमें ए सही है और आर गलत है। क्यों, देखिए
धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम जो साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासक ने धार्मिक आधार पर कोई भूमि जो है दान स्वरूप नहीं दी थी। भूमिदान के विरुद्ध कृषकों के विरुद्ध कोई बढ़त नहीं प्राप्त होता है, अतः ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 75 है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? वो था मृत्युदंड। अगर कोई टैक्स मतलब चुराता था या छुपाता था मौर्य काल में तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाता है। ए ऑप्शन सही है। 75। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक है, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का इसमें वर्णन मिलता है और इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन जो है 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का जो कार्य है बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर जो है मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। 76 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में जो है आए थे? वो बताइए। वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये थे। मतलब यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आए थे। सेल्यूकस निकेटर की जो थे, मतलब मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। इससे पूर्व वह आराकोसिया के क्षत्रप के राजा दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में जो है निवास किया और उसने जो कुछ भी देखा सुना उसने अपनी पुस्तक इंडिका नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 77 है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में जो है विभाजित किया है? तो बताइए कितनी श्रेणियों में मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में ये बातें जो है मतलब कि समाज को, भारत के समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 7। डी ऑप्शन सही है। 7 श्रेणियों में इसने विभाजित किया था। 7 को देख लेते हैं। 7 श्रेणियां जो है मेगास्थनीज के अनुसार जो है विभाजित किया गया है। पहला है दार्शनिक, दूसरा कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के बारे में जो है प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है और इसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उसे कोई भिन्न पेशा की मतलब अपनाने की जो है अनुमति थी। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो आपको पता है मेगास्थनीज की इंडिका में। 78 का सी ऑप्शन सही है। 79 जो है, मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर अभिलेखित है। तो सेम क्वेश्चन है मेगास्थनीज के इंडिका में। और 80 नंबर क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है आपका इंडिका। सी ऑप्शन सही है 80 का। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का विवरण जो है मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर परिषद की जो है 5 सदस्यों को 6 समितियों का जो है इसमें गठित कर यानी कि उल्लेख किया गया था। यानी कि 6 समितियां थी जिनमें 5 सदस्य होते थे। वह नगर के पदाधिकारियों को जो है एस्टिनोमोई कहता है। जो नगर के पदाधिकारी हैं एस्टिनोमोई से ये जो है उन्हें संबोधित करता है। और 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का जो है विस्तृत विवरण जो है प्रस्तुत करता है? वो है आपका मेगास्थनीज की इंडिका। बी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो आपको पता है इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक जो है निरियाकस, आनेसिक्रेटस, एस्टिबोलस और मेगास्थनीज थे। ठीक है, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। इन विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिनकी पुस्तक है इंडिका। यह मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 83 है, इंडिका का मूल लेखक कौन था? वो था मेगास्थनीज। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 84 है, इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज था। 84 का बी ऑप्शन। 85 का सेम क्वेश्चन 85 भी है, इंडिका का लेखक कौन था? तो आपको पता है मेगास्थनीज। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, मौर्य नरेशों के बारे में जो है कौन सा कथन सही है जिन्होंने विकास किया था? क्या? ए संस्कृति, कला और साहित्य, बी सोने के सिक्के, सी प्रांतीय विभाजन और डी हिंदुकुश तक साम्राज्य। तो देखिए ए और सी डी जो है आपका कथन सही है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, मौर्य सम्राट ने संस्कृति, कला और साहित्य के विषय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। ठीक है, तो दक्षिण भारत का कह सकते हैं।
पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र और सुपारा तक जो है संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार अगर बात करें तो हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेख में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों का जो है नाम मिलते हैं, उत्तरापद, अवंतीरट, कलिंग, दक्षिणापद, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश, और मतलब ये 5 मतलब की जो है नाम है, प्रांत है। स्वर्ण सिक्के को जो है भारत में प्रचलित करने का श्रेय जो है हिंद एवं इंडो ग्रीक शासकों को जाता है। मौर्य नरेश के संबंध में जो है ए, सी और डी सत्य है। भाग एवं बलि ये क्या थे, तो ये जो थे ये राजस्व के स्रोत थे, तो 87 का बी ऑप्शन सही है। भाग बलि जो है प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत हुआ करते थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन का एक भाग जो है अधिकारी था, मतलब उसे कर के रूप में लेता था, जिसको हम भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का एक स्रोत था। क्वेश्चन नंबर 88 है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? वो था सीताध्यक्ष। सी ऑप्शन सही है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, मौर्य काल में सीताध्यक्ष भूमि कृषि भूमि का अध्यक्ष था। वह भूमि जो कर वसूलने का कार्य करता था, ठीक है। जबकि अग्रोनोमोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष जो है ये विभिन्न प्रकार के व्यवसाय व्यापार कर वसूलता था, और अक्राध्यक्ष जो है खानों का नियंत्रण करता था। तो सीताध्यक्ष किनको कहा जाता था? भूमि कृषि भूमि का अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 89 है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 89 के बाद 90 देखते हैं। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन जो है राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? वो था समाहर्ता, यानी 90 का ए ऑप्शन सही है। इनके बारे में देख लेते हैं। मौर्य मंत्री परिषद में जो है राजस्व एकत्र करने का कार्य जो है समाहर्ता को दिया गया था, यानी इनके द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रतिष्ठा विषयों या कमिश्नरियों का जो है प्रशासक था। 91 है, निम्नलिखित में कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल मान का प्रभारी था? वो था, आपका बताइए, आपको याद होगा, पौतवाध्यक्ष, ठीक है। मौर्य युगीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष तौल मान का प्रभारी था। पण्याध्यक्ष जो है इसमें याद रखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, पौतवाध्यक्ष जो था तौल मान का प्रभारी, पण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग, सीताध्यक्ष कृषि विभाग और सुनाध्यक्ष बूचड़खाने के प्रभारी थे। क्वेश्चन नंबर 92 है, पंकोदकन सिंधरेव, ठीक है, पंकोद सनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था। नाम थोड़ा सा अजीब से होते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन में हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो पंकोदक सनिरोध है, इस तरह से कहिए, एक दो बार आप रटा मार लीजिएगा। ये जो था प्रशासन, मतलब मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जो जुर्माना था, वो था आपका सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, ठीक है। पंक मतलब कीचड़ होता है, पंकोदक सनिरोधे यानी सड़क पर कीचड़ फैलाने के लिए जो जुर्माना लिया जाता है उसे हम कहते थे जो है पंकोदक सनिरोधे, पता नहीं क्या नाम है। 93 देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, वो था तक्षशिला, यानी सी ऑप्शन सही है। 93 के बाद जो है, अच्छा इसके बारे में, तक्षशिला के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो वैशाली है वर्तमान में बिहार का एक जिला है, ठीक है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध और जैन परंपरा से जुड़ा था। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म यहीं पर हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का जो महत्वपूर्ण केंद्र था, और यहां पर जो है बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। नालंदा में की गई खुदाइयों से यह पता चलता है कि यहां जो है विशाल मतलब विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई और आधा मील चौड़ाई में स्थित है, यानी सबसे ज्यादा बड़ा यहाँ पे जो है विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। और तक्षशिला जो है मौर्य काल में हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व से जो है बहुत मतलब कि स्टूडेंट आते थे, लोग आते थे, पढ़ने आते थे। वर्तमान में जो है इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की राजधानी से कुछ ही किलोमीटर में यानी पश्चिम में जो है यह स्थित है। उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, इनकी पारंपरिक राजधानी थी, ठीक है। उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी। 94 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय जो है अस्तित्व में थे, बताइए। तो देखिए इसमें जो था आपका कौन कौन था,
तो दूसरा और चौथा यानी डी ऑप्शन सही है, धर्मस्थीय और संकट शोधन। इसके बारे में देखिए डिस्कस कर लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अगर बात करें तो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के थे, एक धर्मस्थीय और दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थीय जो है दीवानी और कंटक शोधन जो है फौजदारी न्यायालय था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश और व्यवहारिक जो है मतलब दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य धर्मोपाद शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। तो ध्यान रखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा जो है कार्य मौर्य काल से जारी है? वो कार्य बताइए। वो है आपका जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। सी ऑप्शन सही है। 95 के बाद 96 क्वेश्चन देखते हैं। और 96 है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों, राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को जो है कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? वो था मागध का। डी ऑप्शन सही है। देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध और सूत वर्गों का जो था मतलब व्यवसाय था। क्वेश्चन नंबर 97 है, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो मौर्यों ने किया था। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का जो सूत्रपात है मौर्यों ने किया था। यह व्यवस्था उस समय गांव के प्रशासन का आधार थी। मौर्य काल में ग्राम सभा गांव से संबंधित किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी। 98 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्यक्ष पति के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र यानी डी ऑप्शन सही है। अर्थशास्त्र में पति द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के लिए जो है विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने उसके शरीर में दोष होने पर जो है पत्नी उसका त्याग कर सकती थी और इसी प्रकार जो है पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने का जो है जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का भी मतलब अधिकारी था। तो दोनों लोग जो थे एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, कोई मतलब डिमेरिट आ जाए तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 99 है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? वो है आपका मनुस्मृति यानी बी ऑप्शन सही है। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो यानी जो विधुर हो वो पुनर्विवाह जो है कर सकता है, लेकिन विधवा जिसकी स्त्री यानी स्त्री का पति मर गया हो वो जो है पुनर्विवाह की अनुमति उसे नहीं है, वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। पति कर सकता है पर पत्नी के मर जाने पे पति के मर जाने पर पत्नी नहीं कर सकती है, लेकिन पत्नी के मर जाने पर पति कर सकता है। इस तरह से इसमें वर्ण है। 100 नंबर क्वेश्चन है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, क्या था? वो था व्रत क्षत्रियों का यानी बी ऑप्शन सही है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा जो है व्रत क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति जो है भारत में किसी न किसी समय जो है आए हैं, उनका बताना है। कालक्रम क्या क्या है? तो देखिए इसमें जो है आपका पहला जो आया था उसमें मतलब कालक्रम के अनुसार अगर बात करें तो पहला आता है मेगास्थनीज, इसके बाद आता है फायान, इसके बाद ह्वेनसांग और इसके बाद लास्ट में एत्सिंग आता है। यूनानी शासक सेल्यूकस ने जो है मेगास्थनीज नामक एक राजदूत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। बहुत दिनों तक ये पाटलिपुत्र में रहा और भारत पर उसने इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना भी की। चीनी यात्री फायान जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत की यात्रा करते हैं। याद रखिए किस राजा के समय में, किस शासक समय में कौन सा जो है यात्री, कौन सा जो है मतलब कि विदेशी जो है आए थे, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की यात्रा इसने किया था उस समय। और चीनी यात्री जो है ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे और एत्सिंग जो है ये 7वीं सदी में भारत आए थे, ये चीनी यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 102 है, आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 से, तो इसका देख लेते हैं। देखिए इसका जो है सी ऑप्शन सही है इस तरह से। तो देखिए जस्टिन आदि यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सैंडोकोटस कहा है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सैंडोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथ के चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को जो है अमित्र चेट कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्र चेट या अमित्र घात भी कहते हैं, इनका संस्कृत रूप है अमित्र घात। अमित्र खाद शत्रुओं का नाश करने वाला, अमित्र खाद
पता नहीं और भी है, तो अमित्रचेट भी कहते हैं, तीनों नाम सेम है, मतलब बिंदुसार को ही कहा जाता है। और मौर्य सम्राट अशोक को जो है प्रियदर्शी से संबोधित किया गया है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य के प्रधानमंत्री जो है चाणक्य, इनका नाम विष्णुगुप्त है। तो याद रखिएगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सैंडोकोटस, बिंदुसार को अमित्रखाद या अमित्रचेट, अशोक को प्रियदर्शी और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री को चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त। ठीक है। और 103 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट था कौन था? तो होता बृहदत्त। देखिए, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व में किया था। पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राजवंश की स्थापना की थी, जिसे हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसे 2 जो है अश्वमेध यज्ञ किए थे। इस अश्वमेध यज्ञों का जो है पुरोहित पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सही है। पहला है, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। दूसरा है, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कणों ने की और उसने जो है राजसिंहासन हथिया लिया। तीसरा है, आंध्र ने कणों राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? देखिए, इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अत्यंत विलासी था। वह अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कणव शासक जो है सुशर्मा अपने आंध्र जातीय वृत्त सिंधुक जिसे बोलते हैं द्वारा मार डाला गया था। 105 नंबर क्वेश्चन है, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किस शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जो है जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? वो बताइए, इनमें कौन कौन लोग थे? तो देखिए, इनमें जो थे वो थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। बी ऑप्शन सही है। ठीक है। ईस्वी सन के पूर्व, ठीक है, कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई। अशोक ने ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में जो है नहरें निकलवाई। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इन दोनों कार्यों का वर्णन प्राप्त होता है, इनका वर्णन मिलता है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की जो है मरम्मत कराई थी। चूंकि रुद्रदामन का यह कार्य 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व का था, अतः उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में जो है गुप्त मौर्य और अशोक का ही नाम रहेगा। इस प्रकार जो है यद्यपि शक शासक रुद्रदामन का नाम गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु इसका समय ईस्वी सन के बाद यानी 150 ईस्वी पूर्व के बाद है। इस तरह से आपका जो है उत्तर बी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में जो है चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो सेम क्वेश्चन है, आपको पता है, बताइए कौन सा है? सेम क्वेश्चन है। ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है आपका, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? वो है आपका महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखेंगे। अशोक का जो अभिलेख है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पर मतलब इसका उल्लेख है, इस अभिलेख मतलब अशोक का अभिलेख जो है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया है। रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। ठीक है। जूनागढ़ के ये जूनागढ़ जो है गिरनार जिसे हम बोलते थे, ये गुजरात के मतलब कि गुजरात में है जूनागढ़। इसे शक संवत मतलब कि 72 और 150 ईस्वी के जो है उसका एक अभिलेख प्राप्त होता है 150 ईस्वी पूर्व, और इसकी विजयों व्यक्तियों यानी व्यक्तित्व या कृतित्व का जो है विवरण प्राप्त होता है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी 2 लेख जो है इस पर खुदे हुए हैं। 1832 ईस्वी पूर्व में जेम्स प्रेसेप ने इस लेख को जो है पढ़ा था, और यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में लिखी प्राचीन लेखों में से एक है। इसकी रचना का मुख्य उद्देश्य जो है सुदर्शन झील के बांध के जो है पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना है। 109 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा युग में जो है सुमेलित है आपको बताना है। तो इसमें पहला है लोथल
एंशिएंट डाक यार्ड से संबंधित है। सारनाथ का क्या संबंध फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध से संबंधित है। तीसरा है राजगीर का जो संबंध है लायन कैपिटल ऑफ अशोक से। और चौथा जो है नालंदा, इसका संबंध किससे? ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग से। तो देखिए पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा जो है गलत है। लोथल एंशिएंट डायकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये जो है संबंधित है। परंतु राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक का युग्म गलत है। इस युग्म में सही स्थान होगा सारनाथ। ठीक है, तो इसका मतलब जो है गिरनार मतलब राजगिरी जो है नहीं होगा, इसका सारनाथ होगा यहाँ पे। तो आपका सही कथन हो सकता है। नेक्स्ट है मौर्योत्तर काल। ठीक है, इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां पे करंट अफेयर के पीडीएफ और वगैरह वगैरह जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है शेयर किया जाता है। थैंक यू।